अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। कल आप सबका बायोलॉजी का पेपर है जो कि इंतहाई आसान सब्जेक्ट है। अगर आप लोग लेज़ी बन के बैठे हुए हैं और अभी तक रिवाइज़ नहीं कर रहे तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि टोटल बुक को रिवाइज़ करके जाएं। ठीक है, लास्ट पेपर है, ये नहीं समझना कि जो है जी लास्ट है और बस ख़त्म होने वाले हैं और इसी खुशी में बच्चे जो है लास्ट पेपर की तैयारी नहीं करते। तो बेटे अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आपके इन मार्क्स की बेस पे आपको पता है ना किस तरह आपकी जो है वो इसकी बेस पे दूसरों को मिलने हैं, फिर उनके उसी बेस पे 5% एक्स्ट्रा होने हैं, तो इनमें ज़्यादा नंबर लें। ठीक है, ओके बेटा, दीज आर गेस्ट पेपर्स ऑफ बायोलॉजी फॉर टुमारो पेपर। और गेस्ट पेपर्स के साथ साथ मैं फुल बुक आपको रिवाइज़ करा देने लगी हूँ ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग जो आपको पता है वो मैकेनिकल या फिज़िकल प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो हमारी जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग कराती है ग्लूकोज की, और फिर उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। लेंटी सेल्स एंड देयर फंक्शंस। लेंटी सेल्स जो बेटे होते हैं, ये जो पुराने ओल्ड ट्रीज़ होते हैं उनके स्टेम पे जो बार्क होती है, जो सकड़ा होता है, उसमें सुराख होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये सिर्फ बार्क पे लिखने हैं आपने, और ये न्यू प्लांट्स में नहीं होते, जो ओल्डर ट्रीज़ हैं उनमें होते हैं, और ये जो है ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लेरेंक्स एंड फंक्शन। लेरेंक्स जो है ये हमारा साउंड बॉक्स है, इस पे सीलिया लगे होते हैं, साथ में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनकी वाइब्रेशन से जो है हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम ऑक्सीजन गैस जो है अंदर लेके जाते हैं। वॉइस बॉक्स एंड वोकल कॉर्ड्स। वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड्स आपको पता है, वॉइस बॉक्स लेरेंक्स ही है और वोकल कॉर्ड्स जो इसके साथ, कॉर्ड्स का मतलब होता है धागे। तो ये जो है बिल्कुल जैसे रबड़ बांधा होता है ना खींच के, तो इस तरह से इसकी भी आप अच्छी सी डेफिनेशन बुक से कर लें। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन लेरेंक्स। ये देखिए सारे एक ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़े घूम के दिए हुए हैं और आपने भी उनका आंसर थोड़ा सा मूव करके देना है। ओके, ट्रैकिया, इट्स लेंथ, रोल ऑफ सी शेप्ड रिंग्स। ट्रैकिया की लेंथ परहैप्स 12 सेंटीमीटर होती है। ओके, और ये ट्रैकिया होता क्या है, ये हमारा विंड पाइप है, और उसके बाद जो इस पर सी शेप रिंग्स होती हैं ये कोलैप्सिंग से बचाती हैं कि कहीं जो हमारी ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए। ट्रैकिया खुदा ना खास्ता कोलैप्स हो गई तो एयर कैसे अंदर जाएगी, तो अल्लाह ताला ने उसको ऑल टाइम ओपन रखा होता है। एल्वियोलाई एंड फंक्शन। एल्वियोलाई क्या होते हैं आपको पता है बेटे, ब्रोंकाई आगे से एल्वियोलाई में तकसीम हो जाते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एल्वियोलर लेवल पर ही गैस एक्सचेंज होती है, पीछे एक्सचेंज नहीं होता, पीछे तो बस एंट्री हो रही है। ठीक है, तो एक्सचेंज जो हो रहा है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का, वो एल्वियोलर लेवल पे होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इनमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज रखी हैं, बल्कि कैपिलरीज रखी हैं लॉट्स ऑफ, तो जहाँ पर अच्छे एक्सचेंज होते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन। प्लूरा क्या होता है, ये हमारे लंग के ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि जब हमारे हार्ट जो है वो इनहेलेशन है और एक्सपिरेशन में जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, तो प्लूरा जो है स्पेस प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के दरमियान में जो है वो मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, जो कि अगेन एंड अगेन फ्रिक्शन की वजह से जो है महफूज रखता है कि कोई रगड़ ना हो जाए इसके ऊपर। उसके बाद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपको पता है बेटे, इनहेलेशन का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इनहेल करके देख लें। ठीक है, जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी रिब्स उठ जाती हैं, आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, रिब्स ऊपर उठ जाती हैं। जब आप सबसे पहले लिखना इनहेलेशन में रिब्स जो हैं ये उठ जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। उसके बाद जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, और जो डायफ्राम होता है वो जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, रिलैक्स कर जाता है, सॉरी यस, डायफ्राम भी रिलैक्स कर जाते हैं, और लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, डायफ्राम जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। और उसके बाद एक्सहेलेशन में एक्सहेल करके देख ले। जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम हवा बाहर निकालते देखिए रिब्स
वापस चली गई, अपनी पोजीशन पे चली जाती हैं। जो लंग्स होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है और नीचे से डायाफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरह जो है ये अंदर बिल्कुल जैसे एक धकेलने वाला प्रोसेस बन जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाती है। ब्रोंकाइटिस एंड टाइप्स। ब्रोंकाइटिस आइटस लफ्ज़ जहाँ भी बायो में आया उसका मतलब होता है स्वेलिंग। तो इसका मतलब है ब्रोंकाई जो है वो स्वेल कर गए हैं। ब्रोंकाई स्वेलिंग से क्या हुआ कि वो जो हवा गुजरने का रास्ता वो बंद हो गया। और ये जो है वो इसकी जो टाइप्स हैं वो बुक से देख लें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा वैसे तो आपके सिलेबस पे नहीं है, लेकिन इसमें जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो फट जाती हैं, और जो एयर के जब जो जगह होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, एक्सचेंज नहीं हो पाता। निकोटीन एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ये आप सिगरेट स्मोकिंग में देख लें कि निकोटीन के किस तरह के जो है वो कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, या पैसिव स्मोकिंग वालों को किस तरह से जो है मसला होता है। स्टोमा एंड लेंटिसेल्स, असल में ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स है। स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा जो है वो पत्ते की निचले वाली साइड पे होते हैं यूजुअली, और ये वाटर लॉस में हेल्प करते हैं और गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और लेंटिसेल्स जो होते हैं वो ओल्ड स्टेम की बार्क पे होते हैं, और फिर क्या होता है कि ओल्ड स्टेम की बार्क पे होते हैं और ये भी गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा आ गया पार्ट्स ऑफ इनर एयर। तो पार्ट्स ऑफ इनर ईयर जो है ये भी मेरा ख्याल है आपके सिलेबस पे नहीं है। और अदरवाइज़ ये इनर ईयर के आपको पता क्या होते हैं। इसमें जो है वो एक तो ऑडिटरी नर्व होती है, कॉक्लिया होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है इनका प्रोसेस। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका मेन फंक्शन जो है वो रिलीज़ ऑफ मिल्क, और उसके बाद जो है वो उसके अलावा ये डिलीवरी में हेल्प करता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम आपको पता है, नर्वस सिस्टम जो है इट्स अ सिस्टम which connects all body with the help of central peripheral nervous system। फिर नर्वस सिस्टम आप दोनों लिख के CNS और PNS लिख के, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, और पेरिफेरल में न्यूरॉन्स आती हैं, सेंसरी, इंटर और मोटर, ये सारा लिखना है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंट्रोल ब्रेन नहीं करता। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो सडन एक्शन है, ठीक है, टू सेव आवर सेल्फ। ये जो है इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, इसका कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कॉर्ड होता है। और रिफ्लेक्स आर्क जो है, ये आर्क का मतलब होता है वे रास्ता। रिफ्लेक्स एक्शन के कंप्लीट होने के लिए जो पूरा रास्ता यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल सेंसी न्यूरॉन ने मैसेज दिया हमारे उसको, ये जो हमारे जो हमारा स्पाइनल कार्ड है उसको, और फिर स्पाइनल कार्ड से मोटर नर्व के पास मैसेज आया। तो ये जो सारा रास्ता इख्तियार हुआ, ठीक है, ये जो सारा रास्ता सेंसरी से इंटर न्यूरॉन के पास गया, इंटर से फिर मोटर के पास गया, तो ये बेटा रिफ्लेक्स आर्क है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एंडोक्राइन भी आ सकते हैं, आपको एक्सोक्राइन भी आ सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, जिनकी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में आती हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसके बाद जो है आपका पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, जो एक्सोक्राइन भी है और जो एंडोक्राइन भी है, ये पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद जो एंडोक्राइन है, इसका आप पिट्यूटरी ग्लैंड लिख सकते हो, थायराइड लिख सकते हो, पैराथायराइड लिख सकते हो। और जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन होते हैं वो डक्ट वाले, मतलब नाली वाले ग्लैंड्स, लाइक जो है हमारे ये जो हमारा मेरा ख्याल है इसमें सलाइवरी ग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी, अभी तो ये भी है नहीं, ये आप इधर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। बायो में जहाँ भी लफ्ज़ एक्सो आए उसका मतलब होता है बाहर। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी से बाहर हो। मिसाल के तौर पर आपने कभी किसी कीड़े को मारा होगा, किसी बग को, तो उसकी जो ऊपर वाले पर होते हैं ना, केराटिन के बने होते हैं, वो पूरे साल बाद भी उधर ही पड़े रहेंगे, तो वो ख़त्म नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते इतनी जल्दी।
ठीक है, हो जाते हैं लेकिन बड़ा टाइम लगाते हैं। तो एक्सोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो बॉडी से बाहर होता है, और ये किस में होता है? इंसेक्ट्स में होता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो बॉडी के अंदर स्केलेटन है वो हमारा है, हमारा स्केलेटन देखिए इनसाइड ऑफ द बॉडी है। तो एंडोस्केलेटन की आप मिसाल लिख ले ह्यूमन या सारे वर्टिब्रेट्स, और एक्सोस्केलेटन की आप एग्जांपल लिख ले स्नेल, घोंगा होता है जो, उसका सारा स्केलेटन बाहर है, सीपी। ठीक है, तो उसके बाद जो है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? स्केलेटन जो है वो हमारा ढांचा है। सबसे पहले तो इसका फंक्शन है सपोर्ट, मूवमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे स्केलेटन में कैल्शियम वगैरह की डेपोजिशन होती है वो स्टोर रहता है। तो फिर इसके बाद हमारी मूवमेंट जो है, मसल जुड़े होते हैं इसके साथ, ये हमें शेप देता है, ये हमें सहारा देता है। कार्टिलेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। कार्टिलेज अब क्या होती है? कर्री हड्डी जो होती है। फिर आपको पता है हायालिन है, इलास्टिक है, फाइब्रस कार्टिलेज है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप बुक से देख लें। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज विद डेफिनेशंस, ये याद कर ले बेटे। टाइप्स ऑफ हायालिन होती है, इलास्टिक होती है, और फाइब्रस होती है। बोन एंड इट्स फंक्शन। व्हाट इज़ बोन? बोन के सेल्स क्या होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो है ओस्टियोसाइट्स होते हैं, इसका फंक्शन क्या है वो मैंने पहले ही पर बोल दिया। कॉम्पैक्ट बोन कौन सी होती है? कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन होती है। कॉम्पैक्ट बोन जो है ये हमारी बड़ी बोन्स है। ठीक है, इनके अंदर स्पॉन्जी पोर्शन नहीं होता, और जो है इनके कॉम्पैक्ट बोन के अंदर इतने ब्लड सेल्स भी नहीं बनते। अच्छा, बोन का एक बड़ा अहम फंक्शन ये भी है कि बोन में हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, ये भी आप बुक से अच्छी तरह से देख लें कि बोन के सेल्स किसके बने होते हैं, और बोन में जो है बोन टफ होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है, और बोन जो है वो हमारा पूरा स्केलेटन बनाती है, और कार्टिलेज फिर सिर्फ हमारे जोड़ों पे जो है हमें प्रोटेक्ट करती है यूजुअली। बाकी तो आपको पता है हमारा पिन्ना भी कार्टिलेज का है, हमारे नोज़ में भी कार्टिलेज है, हमारा एपिग्लॉटिस भी कार्टिलेज का बना हुआ है। उसके बाद हमारा आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। बेटे एक्सियल एक है स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब एक्सिस। ठीक है, एक्सिस जो घूमता है हमारे, मतलब जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी बॉडी घूमती है। तो एक्सियल में आ जाएगा हमारा दरमियान वाला सारा पोर्शन, उसमें हमारे सारे ये आ जाएगा, हमारी स्कल आ जाएगी, हमारे वर्टिब्रा आ जाएगा, हमारी रिब्स आ जाएंगी। जो अपेंडिकुलर है इसमें अपेंडिसेस आती हैं, और अपेंडिकुलर सिर्फ क्या है? शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल। शोल्डर गर्डल के साथ हमारी लिम्स हैं। लिम्स क्या होती हैं? बाजू की हड्डियाँ और टांगों की हड्डियाँ। तो ये अपेंडिकुलर में आता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड एग्जाम्पल्स। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। ये जो है बेटा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद एग्जांपल्स। तो आपको पता है कि जो जॉइंट्स हैं दे कनेक्ट द बोन्स, और दे हेल्प इन मूवमेंट। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं आपको पता है कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। ये होते हैं हिंज जॉइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा बुक से भी देख ले, क्योंकि मेरे जहन में एकदम से सारी चीज़ें नहीं आ रही। उसके बाद जो है उनकी एग्जांपल्स भी देनी है साथ साथ, कि हिंज जॉइंट किधर लगा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किधर लगा हुआ है। ठीक, हिंज जॉइंट हमारी कोनी भी है जो, ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये हमारा जो पेल्विक गर्डल है, ये जो हमारे जिसके साथ हमारी टांग जुड़ी हुई है। ठीक है, जिसके साथ हमारे ये जो कंधे जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो है वो टेंडन एंड इट्स फंक्शन। टेंडन जो है ये पट्ठा सा होता है, ठीक है, वाइट कलर का। तो ये क्या करते हैं? मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। जब वो बकरा ज़िबा करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि बकरे की वो जब वो उसको ऊपर लटकाते हैं ना, तो उसको सिर्फ वो 2 धागों के साथ लटकाया होता है। तो ये जो टेंडन है ये वाइट कलर का ऐसे होता है जैसे धागा सा है, और ये क्या करता है? मसल को बोन के साथ जोड़ता है, मसल को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। ओरिजिन एंड इंसर्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर मसल स्टार्ट होता है वो ओरिजिन है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंसर्शन। ये भी आप अच्छा से देख लें। इसके साथ बाइसेप ट्राइसेप वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिज्म का मतलब होता है एक दूसरे के अगेंस्ट। अगेंस्ट में क्या होता है? बाइसेप अगर रिलैक्स करता है तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप रिलैक्स कर जाता है। ये एंटागोनिज्म से हमारी बॉडी मूव करती है। ओस्टियोपोरोसिस, पता नहीं ये है कि नहीं, बीमारियां तो नहीं थी है, ठीक है, बहरहाल ये नहीं है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, देखिए आइटिस आ गया, इसका मतलब है कि हमारे जोड़ स्वेल कर गए हैं। ओस्टियोपोरोसिस में देखिए हमारी बोन जो है वो पोरस हो जाती है। गॉट क्या है? ये बीमारी होती है गंठिया की, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब एक मिनट, अब मैं इस तरफ देख लूँ कि यहाँ पर अच्छा यूनिट 11 का बाद यूनिट 11 कर लेते हैं। होम्योस्टैसिस विद एग्जांपल। होम्योस्टैसिस का आपको पता है कि बॉडी बाहर कभी धूप होती है,
कभी टेम्परेचर बाहर 45 होता है और कभी टेम्परेचर बाहर 3, 2, 1 होता है, कभी 0 होता है। लेकिन हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 रहता है। तो इंटरनल बॉडी को एक सेट पॉइंट पे मेंटेन करना, सिर्फ टेम्परेचर को नहीं, सॉल्ट्स को, तो वाटर को, तो ये सब जो है ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस है। इसकी एग्जांपल में आ जाएगी थर्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक। और उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है, वाटर एंड साल्ट्स का जो है वो सारा जो है वो रेगुलेट का प्रोसेस। थर्म का मतलब हीट होता है। इसकी रेगुलेशन में जो है वो कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हिस्सा ले रहे हैं। थर्मो रेगुलेशन में एक चीज़ है गूज बम्प्स, ठठराहट, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मसल्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। और बालों के, ठीक है, बालों के जो हमारे बाजू पे स्पेशली जो मसल्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। मतलब वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ जो बाल लगा होता है वो बिल्कुल सीधा सीधा वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। और उसके अंदर जो है वो एयर ट्रैप कर जाती है और वो बिल्कुल कंबल का काम करती है। उस एयर के, वो एयर ट्रैप हो गई, अब वो एयर गर्म हो जाएगी, हमारी बॉडी के साथ लगी रहेगी। अब जो उससे बाहर एयर आएगी ना, वो उससे गुजर के नहीं जा सकती, ठीक है। तो मतलब ठंडी एयर फिर अंदर नहीं जाएगी। और गूज बम्प सिर्फ क्या कब होता है, विंटर में। एक्सक्रीशन का आपको पता है, लॉस ऑफ वेस्ट, ठीक है, थ्रू जो है वो यूरिन। इसमें जो है अब वेस्ट जो है वो यूरिया भी हो सकते हैं, अमोनिया भी हो सकता है। हमारी बॉडी यूरिया सिक्रीट करती है। आर गुटेशन एंड ड्यू सिनोनिम्स? नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुटेशन भी आ सकते हैं। और ड्यू तो है वो शबनम है। ड्यू कहाँ से पड़ती है, फ़िज़ा से, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जब अचानक ठंड होती है, रात को जब सूरज की रेस नहीं आती तो अचानक सारा टेम्परेचर डाउन चला जाता है। तो फिर जो ड्यू होती है, वो जो पानी, जो हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो कंडेंस होकर तो पौधों पे गिर जाते हैं, ठीक है। और जो गुटेशन होती है, या वो जो पौधों पे ऑलरेडी होते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं। गुटेशन क्या है, गुटेशन पौधे की बॉडी से सिक्रिएट होता है। और गुटेशन की पहचान क्या है कि गुटेशन का पानी सिर्फ टिप्स पे होता है। ये कुछ ग्रासेस में होती है, तो गुटेशन का पानी सिर्फ पत्ते की साइडों पे होगा, पूरे पत्ते पे नहीं फैला होगा। उसके बाद जो है हाइड्रोफाइट, ज़ीरोफाइट एंड हेलोफाइट्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे हाइड्रोफाइट वो होते हैं जो नमकीन जगह पे उगते हैं, ज़ीरोफाइट्स जो डेजर्ट एरिया में उगते हैं पौधे, और हाइड्रोफाइट जो पानी में उगते हैं, जैसे जैसे कमल का, और हेलोफाइट जो साल्ट में। स्किन एंड फंक्शन। स्किन अब हमारी जो क्या है वो क्या है, अब आपने कहना स्किन का हम क्या लिखें। स्किन जो है वो टिशू है हमारी बॉडी का, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, और उसके अलावा एक शेप देता है। उसके अलावा टेम्परेचर मेंटेनेंस में, स्वेट में, देयर आर लॉट मैनी फंक्शंस, ठीक है। ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। अब मैन के ऑर्गन्स के, ऑर्गन का मतलब होता है अज़ा, कौन कौन से अज़ा यूज़ हो रहे हैं। तो ऑर्गन्स में आ रहे हैं हमारे जनाब 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। अब फिर जो रीनल कार्पसल है उसमें 2 आते हैं, बूमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और बूमेन कैप्सूल, ठीक है। और जो आ गया हमारा जो है रीनल ट्यूब्यूल, उसमें सारा लूप ऑफ हैंडलर कलेक्टिंग डक्ट्स का प्रोसेस आता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ये जो है हमारा पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद रीनल कार्पसल एंड इट्स पार्ट्स। तो रीनल कार्पसल में आपको पता है कि ग्लोमेरुलस आता है और बूमेन कैप्सूल आता है। व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी, ये भी आपके सिलेबस में नहीं। लिथो का मतलब होता है पत्थर, ट्रिप्सी का मतलब होता है तोड़ना, तो पत्थरी को रेज के ज़रिए तोड़ना। रीनल ट्यूब्यूल क्या होते हैं अब, तो रीनल ये जो नेफ्रॉन का दूसरा पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें जो है वो लूप ऑफ हेनले आता है, कलेक्टिंग डक्ट आती है। किडनी फेलियर एंड इट्स काजेज, ये बेटा सिलेबस में नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पर से चैप्टर नंबर 12 कर लें, कोऑर्डिनेशन एंड टाइप्स। अच्छा, इसका मैंने चैप्टर नंबर 12 का कुछ पोर्शन करा दिए, कुछ पोर्शन इधर है। कोऑर्डिनेशन एंड इट्स टाइप्स। कोऑर्डिनेशन में बेटा 2 तरह की होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और उसके साथ जो है वो हमारी जो है न्यूरॉन्स, सेंसरी इंटरमोटर न्यूरॉन्स जो है वो हमारा फंक्शन कर रही हैं। फिर आपको पता है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये तो सिंपैथेटिक होती है या पैरासिम्पैथेटिक होती है।
उसके बाद स्टिमुलस एंड एग्जाम्पल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज, कोई भी चेंज आ रहा है हमारी बॉडी में, सॉरी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज, सडन चेंज, वो प्रेशर हो सकता है, वो अचानक ठंड हो सकती है, वो तेज़ आवाज़ हो सकती है, जिसको हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है सेंस ऑर्गन के साथ, ठीक है। अब हमारी आंखें बंद है तो हमें क्या पता कि बाहर क्या कौन सी लाइट है, तो ये जो या फिर हमारे कान बंद है तो हमें क्या पता कि किस तरह का शोर है। तो ये सब जो है, जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, हमारी आंखों में कोई तेज़ लाइट डालते तो हम फ़ौरन बंद करते हैं, तो रिस्पॉन्स पैदा हुआ ना। तो हर जैसे तेज़ लाइट है वो स्टिमुलस है, ठीक। तो स्टिमुलस की एग्जांपल्स आप लिख लें कि टेम्परेचर, लाइट, साउंड। रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स विद एग्जांपल, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेप्ट का मतलब हम कहते हैं रिसीव करना। रिसीव जैसे हम क्या करते हैं, फ़ोन रिसीव करते हैं, तो हमारी बॉडी में रिसीव कौन करता है, हमारे सेंस ऑर्गन, ठीक है। आई लाइट को रिसीव करती है, कान साउंड को रिसीव करते हैं। तो ये जितने जो स्किन है, जो वो टच के साथ पता नहीं कितनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें रिसीव कर लेती है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन हैं, और इफेक्टर्स हमारे मसल्स और ग्लैंड्स हैं जो कि इफेक्ट शो करते हैं, जो कि ऑर्डर देते हैं उनको। इंटरन्यूरॉन ने ऑर्डर देना ना, तो फिर फ़ौरन एक्शन शो होता है। कोऑर्डिनेटर्स एंड एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेटर्स आपको पता है कि यूजुअली तो ब्रेन होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स सेक्शन में जो कोऑर्डिनेटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। इफेक्टर्स एंड एग्जांपल्स। इफेक्टर्स आपको पता है मसल्स और ग्लैंड्स हैं। रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स भी वही होता है जो हमारा सडन एक्शन होता है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में हम फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं कि अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं अगर उसको कोई चीज़ चुभ जाए तो इसमें सारा जो है डिस्कस कर देना है। टाइप्स ऑफ नर्व्स, there are 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स और न्यूरॉन में डिफरेंस है, ठीक है। नर्व में सिर्फ एक्सोन का बंडल होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना एक्सोन, उनका बंडल होता है नर्व्स। तो ये भी जो है वो मिक्स नर्व्स होती है। मिक्स नर्व में क्या होता है कि सेंसरी और जो है दूसरी नर्व जो है हमारी मोटर, सेंसरी और मोटर मिक्स की होती हैं। उसके अलावा हमारी सेंसरी नर्व्स हैं और हमारी मोटर नर्व्स हैं। उसके बाद जो है हाइपोथैलेमस एंड इट्स फंक्शन। हाइपोथैलेमस जो है वो यूजुअली हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये जो है एक दफ़ा देख लें इसमें क्या आता है। इसमें मेरा ख्याल है आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है जो ख़ुद ब खुद हो जाता है, और एक वो होता है जो स्केलेटन, जो हमारे जो वॉलंटरी होता है, जो हमारे से जो है हमारे कंट्रोल में होता है। बट एक दफ़ा इसको देख लें, मैं इसको शायद ना कर रही हूँ। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन देखना हमारा हो गया जो ऊपर वाला था, और उसके बाद हम आ गए रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे, ठीक है। अच्छा ये एक मिनट बेटे, ये सारा हो गया, सही। अब हम ये देखते हैं हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं थ्रू मीओसिस से गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो गेमीट्स हैं उनकी फ्यूजन से जो है वो जाइगोट बनता है, जो कि क्या, और पहले जो गेमीट्स होते हैं उनमें वो हैप्लाइड होते हैं, और जो जाइगोट होता है वो डिप्लाइड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें गेमीट्स की फ्यूजन नहीं होती। इसमें जो है कोई भी जो एनिमल या प्लांट जो है उसके बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लिख लें बाइनरी फिशन, लिख लें आप बडिंग लिख लें, ठीक। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस विद एग्जांपल। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, इसमें जो है वो पार्थिनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और आई एम कन्फ्यूजिंग। पार्थिनोजेनेसिस की एक दफ़ा एग्जांपल कर ले। ये पार्थिनोजेनेसिस में सीडलेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, सीडलेस सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा पार्थिनोजेनेसिस होती है हनी बीज में होती है, जिसमें वो जो है फीमेल जो है वो बनती हैं बल्ब्स, फीमेल जो हनी बीज हैं। बल्ब्स एंड एग्जांपल्स। बल्ब्स जो होता है ये काम, और बल्ब जो है ये आप एक दफ़ा देख लें राइजोम। बल्ब मेरा ख्याल है ये हमारे प्याज में जो होता है, इससे नया प्लांट बन जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव का मतलब होता है पौधे के 2 पार्ट होते हैं, एक सेक्सुअल पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है।
पौधे में सिर्फ सेक्सुअल पार्ट उसका होता है फ्लोर, बाकी पौधे का प्लांट का सारा पोर्शन वेजिटेटिव है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं कि हम पौधे का कोई हिस्सा लेके तो उसको ज़मीन में लगा देते हैं, कलम लगाना या जो है वो ग्राफ्टिंग पे वनकारी करना। तो इसमें क्या होता है कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नहीं उसमें बल्कि ग्राफ्टिंग नहीं आती, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये होता है कि अगर पत्ते से कोई पौधा उग पड़ा या अगर किसी की शाख से कोई पौधा उग पड़ा, तो उसमें क्या होता है कि वो सारे एक जैसे होंगे, उसमें चेंज नहीं आया, उसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस तो पता है आपको हुआ नहीं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई डिजीज़ आती है तो वो सारे के सारे इकट्ठे मर जाएंगे। क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक दफ़ा पेपर से देख ले, ठीक है। क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन का रट्टा लगाएं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी नहीं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, इसमें गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट जो सॉरी स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करती है। अब जो गेमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लाइड होते हैं। तो इस तरह दो जनरेशन अल्टरनेट करती रहती हैं। पोलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज़ पोलिनेशन, ये भी रट्टा लगाएं इसका कि पोलिनेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा फ्रॉम एंथर, जो होते हैं जो स्टेमन के ऊपर एंथर लगा होता है, ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ओवरी, सही है, ओवरी के ऊपर जाना है। और सॉरी मैं गलत बता रही हूँ बेटे आपको, स्टिग्मा जो है वो तो ओवरी का ही ऊपर वाला पोर्शन है। तो वो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका स्टिग्मा तक पहुँचना असल में जो है वो क्या है, पोलिनेशन है, इसका रट्टा लगाएं। टाइप्स कौन कौन सी है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन एक दफ़ा बुक से देख लें, ठीक है। एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन विद एग्जांपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एपीजियल में क्या होता है, जो कॉटिलेडन्स होती हैं वो अबव द ग्राउंड आ जाती हैं, जैसे इमली के पौधे में, और वो उनके जो कॉटिलिडेंस होती हैं वो फोटोसिंथेटिक लीव्स की तरह काम करती हैं, बाद में वो शेड ऑफ हो जाती हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो बीज की कॉटिलिडेंस होती हैं ना, जैसे मटर के दाने में जो दो दाले होते हैं, तो वो ज़मीन के वो जो है मटर में भी मेरा ख्याल है वो ऊपर ही आ जाते हैं। तो मकई वगैरह में, गंदम वगैरह में जो कॉटिलिडन है वो ज़मीन के नीचे रहती है और उसको वहाँ फूड प्रोवाइड करती है और वो जो है ऊपर आ जाता है। इसके अलावा बेटे इसके साथ ये एपीजेल और हाइपोजेल के साथ एक और प्लोम्यूल और रेडिकल का डिफरेंस आ सकता है। तो जब बीज उगते हैं ना, बीज की जर्मिनेशन होती है, तो उगते साथ ही जो एम्ब्रियो से जो दो शाखें निकलती हैं, एक ऊपर की तरफ चली जाती है, एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ चली जाती है वो प्लोम्यूल, वो बाद में शूट बनाती है, और जो रेडिकल रूट से वो नीचे ज़मीन में चली जाती है और वो रूट्स बनाती है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए आपको पता है हमें टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनसाइड ऑफ द बॉडी, लाइक सारे मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये यूजुअली फिशेस में होती है। oogenesis इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एग्स, और इसका इतना लंबा प्रोसेस है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। काजेज ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स, पता नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये जो एड्स है ये अनसैनिटरी कंडीशन, जैसे हम जो है वो एक ही सिरिंज एक को लगाई फिर दूसरे को लगाई, उससे फैलता है। उसके अलावा एक बंदे से दूसरे बंदे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में फैलता है, और दूसरा जो है वो ये खाने पीने से नहीं फैलता, ठीक है। उसके बाद जो है वो आ गया आपका यूनिट नंबर 15, जिसमें आ गया नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए डबल हेलिक्स। तो डीएनए में कौन कौन सी बेसिस होती हैं, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जीनोटाइप इसमें से बड़े सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आने, आपको 4 आने हैं तकरीबन। बेटे जीनोटाइप होती है हमारी जीन्स, ठीक है। अब हम जैसे बंदे हैं तो अब हमारे अंदर कौन सी जीन्स है हमें नहीं पता, हमारे अंदर तो आदम अलैहिस्सलाम सब तक से लेके जीन्स है। और जो फिनोटाइप होती है वो हमारी शक्ल, फिनोटाइप हमारी फॉर्म। बेटे इस वक्त जो हम आप शीशे के आगे खड़े होकर देख लें, ये आपकी फिनोटाइप है, ये ज़ाहिर हो गई हुई है, ठीक है। मतलब जो जीन्स आपकी गालिब आ गई जब हम अभी जो है क्रॉसिंग ओवर की स्टेज पे थे, तो जो जो जीन्स जो थी वो हमारी शो हो गई, जो डोमिनेंट हो गई, वो हमारी फिनोटाइप होती है। फिनोटाइप क्या होती है, हमारी अभी जो लुक है। और जीनोटाइप जो है ये हमारी जीन्स है, विच इज़ इनसाइड द बॉडी, जो अभी नहीं शो होंगी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में शो होंगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक ही ट्रेट लेते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो मेंडल का पहला लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें यूज़ होते हैं। जैसे हम एक ही ट्रेट लेते हैं, ट्रेट का मतलब होता है एक ही खसूसियत एक टाइम पे पढ़ते हैं, जैसे हम पुनेट स्केयर में भी करते हैं।
जिसमें हम क्या करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि अ, एक ही ट्रेट जैसे स्मॉल हाइट और शॉर्ट हाइट का क्रॉस करा लिया। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको जो है रट्टा लगाएं अच्छा सा। और इसमें रेशो क्या आती है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की रेशो के एंड पे 3:1 की आती है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की रेशो क्या आती है, सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की रेशो आती है 9:3:3:1। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं। एक मिनट बस बेटे, मैं जल्दी से ये ख़त्म करा देती हूँ आपका। बल्कि मैं उसके बाद डाई हाइब्रिड, फिर आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। मोनो का मतलब एक होता है कि एक ही ट्रेड को स्टडी किया जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो ट्रेड्स को स्टडी किया जाता है। लाइक हम जो है वो लॉन्ग हाइट और शॉर्ट हाइट ले लें, और साथ में जो है वो हम ले लें कि वाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर। उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन करें याद, और उसमें देखें कि उसकी रेशो आती है 9:3:3:1। कोडोमिनेंट्स विद एग्जांपल, वैसे सिलेबस में नहीं है। कोडोमिनेंट्स का मतलब होता है दो, जैसे जैसे पेरेंट प्लांट, एक प्लांट हो रेड एक प्लांट वाइट वाइट, तो दोनों ही के करेक्टर्स शो हो जाते हैं और नया प्लांट आने वाला पिंक बनता है, वो कोडोमिनेंट्स होती है। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, तब्दीलियाँ कहाँ कहाँ से आती हैं, चेंजेस कहाँ कहाँ से आते हैं, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूस, ये भी नहीं है। डिफरेंस आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, नो सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो नहीं है। ठीक, उसके बाद अच्छा इस चैप्टर में जो यूनिट नंबर 15 है, इसमें उन्होंने इतने ज़्यादा जो लॉन्ग थे इंपॉर्टेंट वो नहीं दिए इस गेस्ट पेपर पे। आप जो है सेंट्रल डॉगमा याद करें, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है वो न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना है, ट्रांसलेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा आ जाए बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन याद करें, यूज़ ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो इसकी एग्जांपल लिखे बायोटेक्नोलॉजी की, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय यूज़ ऑफ बैक्टीरिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों करते हैं। ठीक है, बुक से याद करें। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, इसकी डेफिनेशन याद करें। फर्मेंटेशन विद रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी, सेम ही है तकरीबन। ठीक है, और लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ हो रही है, सही। उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑन इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो हमारी बॉडी में भी समटाइम्स हो जाती है जब हम कहते हैं हमें गिल्ट पड़ गए हैं, तो ये विदाउट ऑक्सीजन होती है। फर्मेंटेशन में एक बात याद रखिएगा, ये एनएरोबिक होती है, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देख लें, और नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन एंड यूजेस। ऑर्गेनिज्म कौन से फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये फंजाई की टाइप्स ही होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरे जहन में नहीं अचानक आ रहा आप, लेकिन ये फंगस की टाइप है, फंजाई की टाइप है। यीस्ट कहते हैं जिसको, यीस्ट क्या होता है, जिसको खबीर कहते हैं। उसके बाद कॉन्टीन्यूस ये नहीं है आपकी, पता नहीं, आप एक दफ़ा देख लें, पता नहीं ये सिलेबस में है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर बेटे, पहले ये वाला कर लें। ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फूड चेन एंड फूड वेब विद एग्जांपल। फूड चेन तो सीधा सीधा है कि इन एन एनवायरनमेंट, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाना और खाया जाना। ठीक है, या फिर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज़ फूड चेन। नीचे उसकी डायग्राम बना दे कि जी घास को खा रहा है, या डायग्राम नहीं बनानी आती ना, तो लिखें कि ग्रास को खा रहा है ग्रॉस हापर, घास का टिड्डा, और घास के टिड्डे को आगे से खा रही है स्पैरो, और स्पैरो को आगे से खा रहा है ईगल खा रहा है, और ईगल को स्पैरो को आगे से स्नेक खा रहा है, स्नेक को आगे से ईगल खा गई, आपकी फूड चेन बन गई। फूड वेब का बड़ा आसान डेफिनेशन है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, लॉट्स ऑफ फूड चेन्स व्हेन दे गेट टुगेदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा फूड चेन्स जब मिल जाती हैं तो वो फूड वेब बनाती हैं। मतलब एक घास को सिर्फ घास का टिड्डा नहीं खा रहा, घास को तो मिलियंस ऑफ चीज़ें खा रही हैं। ठीक है, फिर आगे उनको आगे से और बहुत सारी चीज़ें खा रही हैं, तो इस तरह एक जाल सा बना दे। वेब क्या होता है, वो जाले वाले कीड़े ने बनाया होता है, उस तरह। इकोलॉजिकल पिरामिड ना बेटे तो कौन ही शेप होती है, तो कौन वजह से मुसल्लस बनी हुई है। ठीक है, तो मुसल्लस ऊपर से बहुत छोटी होती है, नीचे से बहुत बड़ी होती है। तो इसका मतलब यह है कि नीचे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जब वो ऊपर जाती है ना। लाइक प्रोड्यूसर के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जब वो सन से लेते हैं, और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह आपको पिरामिड ऑफ नंबर आ सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास आ सकता है। तो नंबर आए तो आप नीचे ना बहुत सारे लिख दें कि मिसाल के तौर पर 1000 पौधे हैं नीचे। ठीक है, नंबर ऑफ़ बायोमास आ जाए तो आप किलो में लिख दें
कि इतने किलो था, फिर ऊपर जाके और कम हो गया, ऊपर जाके और कम हो गया। तो प्रोड्यूसर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, फिर कंज्यूमर उनको खाने वाले उसे थोड़े, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उनसे भी कम और टर्शरी कंज्यूमर उनसे भी कम। ठीक है, एंड पे जाके वो पिरामिड वाली शेप बन जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन वाला जो है लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल। और याद रखिएगा पौधे नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, हमेशा नाइट्रेट्स की फॉर्म में। नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ये देख लें। ठीक है, बुक से एक दफ़ा इसको क्लियर कर लें। एसिमिलेशन का मतलब होता है बॉडी का पार्ट बनना, ये भी एक दफ़ा कर लें। प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार करना। सही है, तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जो शिकार करता है वो प्रीडेटर होता है, और जो बेचारा खाया जाता है, जिसको खाया जाता है, वो उसका प्रे होता है। लाइक शेर जो है प्रीडेशन में प्रीडेटर है, और हिरन जो है वो प्रे है। डिफरेंस बिटवीन एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के बाहर रह के, एनिमल्स की बॉडी के बाहर रह के उससे फूड लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक्टोपैरासाइट जो होते हैं, दे लिव आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड टेक देयर फूड, और जो होस्ट है उसको नुकसान भी पहुंचाना है। तो इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं, जुएँ, खटमल, ठीक है, लाइसेस, जुएँ लाइसेस हैं, और उसके बाद जो हैं वो और बहुत सारे हैं। मच्छर एक्टोपैरासाइट है, मॉस्किटो। उसके अलावा लीच, जोंक भी एक्टोपैरासाइट है। उसके बाद एंडोपैरासाइट होते हैं इनसाइड ऑफ द बॉडी, इसमें अस्कैरस आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स जो हैं वो आ सकते हैं। म्यूचुअलिज्म एंड कॉमर्शियलिज्म विद एग्जांपल्स। म्यूचुअल का मतलब होता है मिलजुल के रहना। म्यूचुअलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इन्वायरमेंट में ये एक ऐसा इंटरेक्शन है सिम्बियोसिस का, जिसमें एनिमल्स जो हैं वो मिल के रहते हैं, ठीक, ऑर्गेनिज्म मिल के रहते हैं और दोनों को फ़ायदा होता है। याद रखिएगा म्यूचुअल का मतलब दोनों को फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल इसकी उन्होंने ढेर सारी एग्जांपल दी है, रिमोरा फिश की दी हुई है और शार्क की दी हुई है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है कि दो एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं और दोनों को फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल ऊपर एक आपकी बुक पे दिया हुआ था हनी बैगर बिज्जू और हनी गाइड परिंदा। तो अब जो बिज्जू होता है उसको तो नहीं पता चलता, हनी बेगर को तो नहीं पता चलता कि कहाँ पे शहद का छत्ता लगा हुआ है। तो जो हनी गाइड होता है वो शहद का छत्ता ढूंढता है, और फिर जो जहाँ जहाँ वो उड़ता है, जो हनी बैगर होता है वो उसके पीछे जाता है। अब हनी बैगर जो मक्खियाँ उड़ा के शहद खाता है, और जो हनी गाइड होता है वो पीछे से जो होता है ना, जो बाकी बचा होता है, जो उनके लार्वी होते हैं छत्ते के अंदर, वो खाते हैं। ठीक है, तो इससे दोनों को फ़ायदा होता है। तो म्यूचुअल का मतलब इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। एंड कॉमर्शियलिज्म ऐसा जो है वो इंटरेक्शन है जिसमें एक फरीक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। ठीक है, तो कॉमर्शियलिज्म जो है, अच्छा म्यूचुअलिज्म की एक और एग्जांपल भी है, फंजाई और मैं फिर म्यूचुअलिज्म की में वापस आ गई हूँ। फंजाई और एल्गी इकट्ठे रहती हैं, उनको लाइकन्स कहते हैं। और लाइकन में क्या होता है, फंजाई जो है वो जो है क्या करती है, वो आपको पता है छतरी की तरह वो बड़ी होकर तो प्रोटेक्ट करती है, और उसके नीचे होगी होती है एल्गी। तो एल्गी जो होती है वो फूड बनाती रहती है। तो एक जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है और दूसरी फूड दे रही है। कॉमर्शियलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को ना फ़ायदा हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है। तो कॉमर्शियलिज्म की एग्जांपल क्या है, जैसे एक पौधे के ऊपर एक छोटा पौधा उगाता है, ठीक है, तो जो छोटा पौधा है उसको तो जगह मिल गई और बड़े पौधे को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर तो कोई भी चीज़ पड़ी हुई तो खैर है। अच्छा, वो जो छोटा पौधा दूसरे के ऊपर तो उसको कहते हैं एपीफाइट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोब का वार्म होना। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज से जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर के बढ़ने से जो पोलर एरियाज़ में जो वाटर था, वाटर लेवल, जो पोलर से जो बर्फ़ पिघलती आ रही है समुद्रों में, समुद्रों का लेवल ऊंचा होता जा रहा है। अब जो समुद्र के इर्द गिर्द कंट्रीज़ थी वो डूबती जा रही हैं, जैसे कि मालदीव बहुत जल्द डूबने वाला है। एसिड रेन में क्या है, आप सिंपली सबसे पहले देखें कि व्हाट इज़ रेन इज़ वाटर, एसिड। सिंपली हम ये लेते हैं कि वाटर के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएं, H2O + SO2, एरो लगाएं तो आगे सीधा सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है,
कि एसिड रेन तब होती है जब हमारी फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा सल्फ़र जो है वो निकलता है। सल्फ़र और साथ में मेरा ख़्याल है सल्फेट्स हैं और साथ में नाइट्रेट्स हैं। ये जब निकलते हैं ना, हाँ नाइट्रेट्स, तो वो HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इस वो जब वाटर के साथ मिलते हैं तो वो एसिड रेन का बायस बनते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इससे क्या होता है कि जो एसिड रेन है वो पौधों के क्लोरोफिल को ख़त्म कर देती है, वो पेंट्स को ख़त्म कर देती है, वो ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा कर रही है, उससे एनिमल्स मार रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आ गया यूनिट नंबर 18 फार्माकोलॉजी। इट्स वेरी वेरी डिलीशियस चैप्टर। ठीक है, फार्माकोलॉजी आपको पता है इट्स फार्मेसी से मुतल्लिक है। फार्मेसी इट्स अबाउट मेकिंग मेडिसिन फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और एक तो आप देखिए मेडिसिनल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स वो होती हैं विच वी यूज़ फॉर क्योर ऑफ डिजीज़, एंड एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं विच वी यूज़ फॉर प्लेयर। ठीक है, और विदाउट दोज एडिक्टिव ड्रग्स वी फील इम्पेशेंट, वी फील रेस्टलेस। उनको लिए बगैर बंदा रेस्टलेस फील करता है, और इसमें निकोटीन आ जाती है। इसमें जो है वो देर आर लॉट मैनी ड्रग्स। आप सारी ड्रग्स का नाम लिख सकते हो पॉपी से जो हम हासिल करते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स विद एग्जांपल। सिंथेटिक ड्रग्स जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में लार्ज स्केल पे। तो इसमें ये आजकल जितनी भी हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जितनी भी हम ये जो हमारे पास मेडिसिन आ रही हैं वो सारी सिंथेटिक है। उसके बाद एनाल्जेसिक विद एग्जांपल। एनाल्जेसिक कहते हैं दाफे दर्द को ख़त्म करने वाली पेन किलर्स। तो उसके एग्जांपल्स लिख लें आप। ठीक है, पैनाडोल इज आल्सो एन एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक्स एंड एग्जांपल्स। एंटी का मतलब खिलाफ, बायोटिक का मतलब ज़िंदगी के। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन हैं जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लेते हैं, ताकि बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में जाके तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जो है वो स्टॉप हो जाए। अब एंटीबायोटिक्स जो होती हैं कुछ जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को मार देती हैं। अब ये इनको एक दफ़ा बुक से पढ़ लिए, ठीक है, इनके एग्जांपल्स को। और हाँ, एंटीबायोटिक्स कुछ होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो एक्शन कर सकती हैं। व्हाट ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हम कौन कौन सी ड्रग्स लेते हैं? तो एनिमल से जो है बेटा, मेरा तो बिल्कुल आप पूरी बुक बोल बोल के ना तो आप भूल रहे हैं मुझे चीज़ें। ओके, व्हाट ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, मेरे जहन में नहीं आ रही अब, हालांकि ये इतनी ज़्यादा थी। एक तो हम हनी लेते हैं एनिमल से, ठीक है, उसके अलावा हम एनिमल से बैक्टीरिया से वैक्सीन भी बना रहे हैं। देयर आर लॉट मैनी ड्रग्स वी आर टेकिंग फ्रॉम एनिमल्स। उसके बाद आप बुक से एक दफ़ा देख लें, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नारकोटिक्स एंड एग्जांपल्स एंड यूजेस। तो नारकोटिक्स का पता है ना आपको, जितने भी हमारी नशे वाली मेडिसिन हैं या नारकोटिक्स हैं सारी की सारी, तो इसमें जो है वो पोपी प्लांट से हम बन रही हैं। हशीश है, मैरिजुआना है, ये सारी जो है इसमें आ रही हैं। उनके यूजेस क्या हैं? ये सिर्फ बंदा प्लेयर के लिए यूज़ करता है, लेकिन फाइनली ये बंदे को बिल्कुल मफलूज कर देती हैं। उसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स, फिर आ गया, ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है जो उनको मार देती हैं, और बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब जो उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। वो वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन्स अब क्या होती हैं? वैक्सीन जिस बीमारी की वैक्सीन होती है उसी बीमारी के जर्म्स होते हैं। लाइक हमें कोरोना की वैक्सीन अगर लगा रहे हैं ना, तो ये कोरोना के वायरसेस ही हमें लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वायरसेस को इतना जो है वो मार दिया गया होता है कि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में डिजीज़ काज नहीं कर सकते, क्योंकि बेटे वो मरे हुए होते, तकरीबन हाफ मरे होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाकर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, सही है। लेकिन जब हमारी बॉडी में एज एन एंटीजीन बाहर से दाखिल होंगे तो हमारी बॉडी जो है उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बता लेंगे, और जब किसी भी डिज़ीज़ की हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है तो वो डिज़ीज़ हमें दोबारा नहीं लगती। हेलोसिनोजेंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोसिनोजेंस ऐसी ड्रग्स हैं जो हेलुसिनेशन काज करती हैं। हेलुसिनेशन का मतलब होता है वाहमा, कि अब वो ये जो लोग इस तरह की ड्रग्स लेते हैं, अब इसकी मुझे एग्जांपल नहीं याद, बुक से देख लें। जो हेलुसिनोजेंस होती हैं
इनका नशा करने वाले लोगों को अक्सर लगता है कि ये अभी कोई मेरे पास से गुजरे, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। और वो कहते हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, हालांकि ऐसा कोई नहीं होता। उनका ब्रेन खुद ही जो है वो फोगी हो गया होता है, वो खुद ही जो है वो हेलुसिनेशन काज करता है, ठीक है। सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है मुआशरे में अलहदगी, ठीक है। अगर किसी को पता चले कि ये बंदा ड्रग्स लेता है ये वो, तो लोग उसको अलहदा कर देते हैं, ठीक। वैक्सीन्स ये हमने कर लिया। वर्क ऑफ जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर ने जो है वो वैक्सीन्स बनाई थी। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ये तो बेटे आप बहुत सारी लिख सकते हो। सबसे पहले तो वी डैमेज अवर बॉडी, फिर सोशल स्टिग्मा का काज, फिर लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ जो है वो फैमिली लव, उसके बाद लॉट मैनी जो है वो बहुत सारी परेशानियाँ अपने घर वालों के लिए, और सबसे बड़ी बात वो मुआशरा ही तबाह हो जाते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक से दूरी, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को ड्रग से महफूज रखे हम सबको, और अल्लाह ताला हम सबको अपना बंदा बनाए। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे शॉट कर लिए हैं। और अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लें और बैठ के तैयारी करें। अच्छा, ये इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कोई भी शॉट नहीं दिया हुआ किसमें से ना पूछा हुआ है कि वो जो ब्रेन की लोब्स नहीं है, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, उनके एक दफ़ा फंक्शन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वो आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड किधर मौजूद है, पैराथायराइड किधर मौजूद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा जो पेंक्रियाज है वो दोनों तरह से काम करता है, एज एन व्हाट वी कॉल एंडोक्राइन एंड एज एन एक्सोक्राइन, ठीक है। और उसमें जो इंसुलिन है और ग्लूकागोन है उन दोनों का फंक्शन याद करें। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करती है, ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज को बढ़ाता है, ठीक है। और जो क्या नाम है उसके बाद जो थायराइड हार्मोन है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और थायरॉक्सिन जो है वो गॉइटर जो होता है हमारा उसको नहीं बनने देता। मतलब थायरॉक्सिन की अगर लेस थायरॉक्सिन होगी तो गॉइटर हो जाएगा, गीलड़ हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड है, और पैराथायराइड का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में कैल्शियम को कंट्रोल करता है पैराथार्मोन हार्मोन के साथ। फिर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला के कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, वो क्या क्या सिक्रेशन कर रहे हैं, उनका भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाइजेंटिज्म और डवार्फिज्म क्या है, इसका भी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस है जो ग्रोथ हार्मोन से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो है वो और कौन सा हमारा है गोनेड्स भी। यस, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी तरफ से ये गैस रखें। फीडबैक, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव फीडबैक जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती जाती है, और ये प्रोसेस होता है लाइक अगर भैंस का जो है वो बेबी दूध पी रहा है तो वो दूध बढ़ता जाएगा, इसके बाद पता है वो जो फार्मर्स होते हैं वो खुद निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पर बस ये ठीक है पॉजिटिव फीडबैक। बाकी हमारी बॉडी में अगर पॉजिटिव फीडबैक चलना शुरू हो जाए, हम 1 मिनट में मर जाएं। हमारी बॉडी में बाकी सारे फीडबैक जो हैं वो नेगेटिव है। एक तरफ से कोई चीज़ बढ़ती है तो दूसरी फ़ौरन उसको आके कम कर देती है, ये नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ बुखार में, तो फ़ौरन जो है हाइपोथैलेमस उसको कम करता है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो तो हमारी बॉडी तो प्रोटीन है, अंडे की तरह पक जाए सारी, ठीक। और हमारी बॉडी है क्या, बिल्कुल ये हीट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। और उसके बाद जो है नेगेटिव फीडबैक और भी बहुत ज़्यादा, जैसे देखें गर्मी बढ़ी है तो पानी जो है वो कंजर्व होना शुरू हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारी बुक इंपॉर्टेंट है, बस याद करें अच्छा सा, लेजीनेस ना दिखाएं, मल्टीपल चॉइस सारे जो बुक के पीछे हैं वो भी याद करें, और वैसे भी जो है वो अच्छे तरीके से याद करें। एफ्लाटॉक्सिन क्या होती है ये भी याद करें। ओके, चलो ये वाला आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब ये आप अगला अगला ले लें। एंड दिस इज़ ऑल डन। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।